हम्म। हाँ बेटा, सबसे बड़ी डिमांड इस समय हमारी स्टूडेंट्स की है कि जो यूपी के एपीओ की वैकेंसी जा रही उनके लिए हम क्या करें। मेन चीज है कि जो हमारे लॉ के स्टूडेंट्स हैं इनके पास अपॉर्चुनिटी कम नहीं है, बहुत है। लॉ ग्रेजुएट्स के पास एपीओ हैं, जुडिशल वाले हैं, तमाम बैंकों में लॉ ऑफिसर्स की जगहें आती हैं, सीबीआई वगैरह में भी जगहें आती हैं, तो वैकेंसीज की कमी नहीं है। लेकिन रिक्वायरमेंट सबके लिए एक है, अच्छे से तैयारी करना। और उसी कड़ी में हम आपको बताना चाहते हैं कि यूपी एपीओ, क्योंकि इनकी जगहें जैसा सुनाई पड़ रहा है जल्दी आने वाली हैं, इसको कैसे क्रैक करें सफलतापूर्वक। देखो बेटा, एक वो टाइम था जब हम लोगों ने एग्जाम दिया था 1982 में, जब पहली बार हो रहा था। ना कोई आंसर पेपर था, न क्वेश्चन पेपर के ट्रेंड मालूम था। अब तो बहुत दिन से हो रहा है ये एग्जाम, आपके पास आंसर पेपर हैं। आप उससे देखिए, दो चरणों में एग्जाम ये होता है। पहला प्रीलिम्स है, दूसरा मेंस है। और इसके बाद सब इंटरव्यू होता है। सबसे बड़ी बात कि बच्चे ज्यादा प्रीफर क्यों करना चाहते हैं एपीओ को। यूपी एपीओ में पढ़ना बहुत कम है, क्योंकि इनके कोर्स में आज के हिसाब से देखा जाए तो आईपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस एक्ट है, पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन। लेकिन एक चीज अब दिमाग में अच्छी तरह बैठा लीजिए बेटा, कि वैकेंसी आएगी जुलाई के बाद ही आएगी। और जब जुलाई के बाद आएगी तो 1 जुलाई को जो तीनों क्रिमिनल एक्ट लॉ जो एग्जिस्टेंस में आ जाएंगे, तो अब उनमें से सवाल आएंगे, अब पुराने से नहीं आएंगे। उसमें क्या है, बीएनएस 2023 है, बीएनएसएस 2023 है, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। बाकी जो पुलिस एक्ट है वो 1861 वाला पुलिस एक्ट फोर्स में है, साथ में पुलिस रेगुलेशन है। लॉ में इतना ही है। जो लोग अब तक आईपीसी सीआरपीसी ऑर्डिनेंस को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, वो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही चीज है जो घूम फिर के आईपीसी का मामला है तो बीएनएस में आई है, सीआरपीसी है तो बीएनएसएस में आया है, और इंडियन एविडेंस एक्ट है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में आया। बस उनका स्थान बदल गया है, उनके सिद्धांत नहीं बदले हैं। और कहीं कहीं अगर थोड़ा सा रद्दो बदल हुआ है तो उसको देख लिया जाए। साथ में जीएस, और वो जो जीएस है, अगर पहले के हिसाब से ही होता है एग्जाम तो 50 नंबर का होगा, और लॉ 100 नंबर का होगा। तो सबसे पहले तो उनके प्रीलिम्स ही देना है। तो प्रीलिम्स में जो अब तक का फार्मूला रहा है, 35 सवाल पूछे जाते हैं आईपीसी से, यानी अब बीएनएस से, और प्रत्येक सवाल के अंक एक एक होते हैं, यानी कि 35 नंबर का आईपीसी, 25 नंबर की सीआरपीसी, 25 नंबर के एविडेंस,
और जो 15 नंबर बचा वो पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन है और प्लस बीएस के 50। पहले तो इस बात पर समझ लें कि पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन से सवाल क्यों आते हैं, इनकी क्या जरूरत, न एपीओ के कार्यप्रणाली से संबंधित है। फिर इनको अनावश्यक रूप से क्या परीक्षार्थियों को परेशान करने के लिए लाया गया, ऐसा नहीं है बच्चों। क्योंकि जब आप एपीओ बनोगे, पीओ बनोगे और ऊपर जाओगे तो आप जानते हैं कि पुलिस विभाग की फाइलें आपके पास आई। अब वो फाइलों पे आप अपनी ओपिनियन कैसे दोगे अगर आपको संबंधित कानून की जानकारी नहीं है तो। इसलिए पुलिस एक्ट की जानकारी होना बहुत जरूरी है, पुलिस रेगुलेशन की जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब जैसे इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन के बारे में प्रोविजन सीआरपीसी में भी दिया गया। आप जानते हैं 154 से 176 तक, और इसके बारे में पुलिस रेगुलेशन में भी। थोड़ी देर के लिए एक उदाहरण लीजिए कि अगर पुलिस कस्टडी रिमांड मांगना है कोर्ट से, तो यहां सिर्फ इतना लिखा है 167 में कि वो जो रिमांड कोर्ट देगा तो या तो पुलिस कस्टडी होगा या तो जुडिशियल कस्टडी होगा, और तो कुछ लिखा नहीं। बाकी चीजें पुलिस रेगुलेशन में आपको मिलते हैं कि अगर एक बार की रिमांड पूरा हो गया टाइम तो अब आप पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग नहीं कर सकते। और दूसरी बात, जब भी पुलिस कस्टडी रिमांड की बात आप करेंगे, चाहेंगे, तो वो या तो रिकवरी के बारे में कहेंगे कि कोई ऐसा साक्ष्य इस मामले से रिलेटेड है जो कि यही मुलजिम जानता है कहाँ छिपाया है, उसको साहब रिकवर्ड कर सेक्शन नंबर 27 इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ, तब आप मांगेंगे। या कोई अन्य, जब कोई मुलजिम पकड़ा गया उसने कहा कि साहब ये तो उनके पास है, उन्होंने कहीं छिपाया होगा ये आइटम जो हम लोगों ने लूटा था, अब उसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये चीजें। और तीसरी बात ये है कि पुलिस कस्टडी रिमांड की एप्लीकेशन को किसी राजपत्रित अधिकारी के द्वारा फॉरवर्ड किया जाना चाहिए। इस सारे तथ्यों की जानकारी आपको पुलिस रेगुलेशन से ही मिलेगी। इसलिए वो आपके पद की आवश्यकता है, इसलिए पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन से सवाल आपके कोर्स में रखे गए हैं, मेंस में भी हैं और प्रीलिम्स में भी। लेकिन उसमें घबराने की बात नहीं है, कुल 15 सवाल आए हैं। 15 से भी आधे से ज्यादा सवाल तो पुलिस एक्ट से मिल जाते हैं। छोटा एक्ट है, उसको देखना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ पुलिस पर्सनल कहाँ होता है, उनका टर्मिनेशन कहाँ हो सकता है, और क्या क्या विशेष आवश्यकताएं जब विशेष पुलिस दल अपॉइंट किया जाएगा, ये सारी चीजें हैं जो पुलिस एक्ट में मिलेगी। और पुलिस रेगुलेशन में कैसे रेगुलाइज किया जाता है पुलिस विभाग को, ये उसमें उसमें इन्वेस्टिगेशन है, उसमें पंचनामा है, पोस्टमार्टम के लिए भेजने जैसी चीजें हैं, गवाहों के बयान लिए जाने जैसी चीजें हैं, पुलिस वालों की ट्रेनिंग भी है, और उसमें कैसे उनको स्टैंडर्ड डिक्लेयर करने के बाद हिस्ट्री सीट की बात है, ये सारी बातें आपको वहीं मिलेंगी। देखिए, जहां तक आईपीसी की बात, तो आईपीसी अब बीएनएस हो गई है। आपको तो अब बीएनएस, बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ही तैयार करना है, अब वो नहीं तैयार करना है। इसलिए कि
1 जुलाई को अभी दिन ही कितने रह गए, 14-15 दिन में ये लागू हो जाएगा। इसके बाद ये जगहें आएंगी तो आपको तो वही पढ़ना। इसको अच्छे से, नंबर 1 पहली टिप है कि इसको धारा वाइज आपको तैयार होना चाहिए। धारा, सेक्शंस बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर सेक्शन मिस कर गए तो गड़बड़। दूसरी बात है, प्रीलिम्स में जो सवालात पूछे जाते हैं कुछ तो सेक्शन बेस्ड होते हैं और कुछ प्रॉब्लम बना के दे दिए जाते हैं। सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन जैसे अब तक ये आता था कि भाई इंजरी किस सेक्शन में डिफाइंड है, या और डिटेल में चले गए तो इंजरी जैसा कि सेक्शन नंबर 44 आईपीसी में है, उसमें मुख्य एलिमेंट कौन कौन है, 3 हैं कि 2 हैं कि 4 हैं कि 5 हैं, जो भी हो वो उनको देना पड़ता है। एक चीज और खास होती है, वो है कि केस लॉ की तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम भी केस लॉ पे आते हैं और जो कोई केस लॉ जो लीडिंग केस बनता है वो मेन लॉ उस पर मुनस्सिर करता है। तो केस लॉ भी आपको देखना पड़ेगा। केस लॉ की तैयारी विद फैक्ट, क्योंकि वो खाली ये रटना ठीक नहीं। फैक्ट के साथ कि हम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सिर्फ इतना याद कर लेना उचित नहीं है। उसमें क्या डिसाइड हुआ है, किन मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया है, वो देखना। पाखनारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्पायर आज भी क्यों महत्वपूर्ण मुकदमा है, ये देखना। और उदाहरण लें कि जैसे कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन का मामला, जस्टिस माधवन नैयर का वो फैसला जो इंडस रिवर केस में है, यानी महबूब शाह वर्सेस एम्पर, तो इनको गहराई से पढ़ना पड़ेगा। क्या चीजें हो गई बेटा, नंबर 1 की सेक्शन वाइज स्टडी, नंबर 2 ये हो गई कि कौन से खास सेक्शंस हैं जिनको आपको देखना ही देखना है। और नंबर 3 ये है कि जो केस लॉ है उनको देखना बहुत जरूरी है। देखिए, जहां तक प्रोसीजरल लॉ का सवाल, प्रोसीजरल लॉ रटने से नहीं आता, ये जान जाए। उसको व्यवहारिक दृष्टिकोण से तैयार करना होगा, उसको देखना पड़ेगा ये कैसे क्या होगा। एफआईआर, एनसीआर, अब तक की जिला के अनुसार 156 के क्लास 3 में और कॉम्प्लेंट के द्वारा कैसे मामला न्यायालय के संज्ञान में लाया जाता है, ये देखना पड़ेगा। इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। जहां ज्यादा नंबर हैं वहां उसी हिसाब से उसकी तैयारी करनी होगी। जैसे बीएनएस से 35 सवाल आएंगे, बड़ा है भी, तो बहुत अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा। 25 सवाल आएंगे बीएनएसएस से, वो भी देखना पड़ेगा। अब जैसे बेटा बीएनएसएस है या अब तक के हिसाब से सीआरपीसी, अब सीआरपीसी में भी जब पढ़ें तो ये 2 चीज चाहते हैं आपसे। नंबर 1 कि जो पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड जिला जो है उसकी ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। जैसे जैसे ट्रायल्स, वो जो 4 ट्रायल, उसमें भी वारंट ट्रायल, समन ट्रायल बहुत महत्वपूर्ण है, वो आपको रोज करना है।
प्लस समरी ट्रायल में जो परिवर्तन अब आ गया है सीआरपीसी 1973 से बीएनएसएस 2023 में, उसको भी देखना पड़ेगा। तीसरी चीज कि आपको देखना पड़ेगा कि जब आप अपील करेंगे, क्योंकि अपील करना आपके जॉब में है, अपील करेंगे तो अपील के नियम क्या है। अपील वाले चैप्टर से ज्यादा मगजमारी की आवश्यकता नहीं है और ना ही परेशान होने की जरूरत। ये मान के चलिए कि बड़े आसानी से आप तैयार कर लेंगे, बस थोड़ा सा डिवोशन की जरूरत है और उसके डिवोशन के पीछे लेबर करने की जरूरत। अब उसमें आप मेन चीज ये देखेंगे, अब सभी मालूम है भाई कौन कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है। ये कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ये कहाँ दिया गया। फर्स्ट शेड्यूल है तो उसमें कितने कॉलम। दूसरी बात, वो जो अदर एक्ट्स के आते हैं मामले, वो कब कॉग्निजेबल माने जाएंगे या कब उनको माना जाएगा कि ये नॉन बेलेबल हैं या बेलेबल। ये सारी चीजें तो आपको देखना पड़ेगा। तो अपील के बारे में, ये अपील होगी कहाँ, कितना टाइम है, कितना हुआ है देखो वहां से हैं, क्या मतलब। अरे होने दो। तो क्या उसे बांध दिए हो क्या, पर ठीक है। उसी तरह एविडेंस एक्ट तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेंस में 100 नंबर का है। हो सकता है नए पाठ्यक्रम में भी वही आए। एविडेंस में इतना महत्व क्यों दिया जाए। आपकी नौकरी का सारा काम तो एविडेंस से रिलेटेड। कौन से रेलिवेंट फैक्ट हैं, इनके रेलिवेंसी कहाँ से आ रही है, एडमिसिबिलिटी है या नहीं, रेलिवेंट और एडमिसिबल में डिफरेंस क्या है, और ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, एक्सपर्ट्स के ओपिनियन की वैल्यू क्या है, ये सब आपको देखना है। फिर देखना है कॉम्पिटेंट ऑफ विटनेस, कौन कौन से लोग कॉम्पिटेंट होंगे गवाही देने के लिए। क्या हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के विरुद्ध कॉम्पिटेंट विटनेस। तीसरी बात, ड्यूरिंग मैरिज लाइफ क्या हस्बैंड और वाइफ ने जो कुछ एक दूसरे को बताया है उसे डिस्क्लोज कर सकते हैं। क्या बैरिस्टर और क्लाइंट के बीच के में दी हुई संसूचना वो उजागर कर सकता है। फिर जैसे चाइल्ड विटनेस है, जैसे डम्ब विटनेस है, इन सब का बेटा अपना एक महत्व है और सारी चीजों को, जितने टेक्निकल चीजें हैं इनको आपको देखना पड़ेगा। और चीज, जैसे एविडेंस एक्ट सेक्शन 135 था कि पहले कौन पार्टी अपना एविडेंस पेश करेगी, वो देखना पड़ेगा। फिर आपको देखना पड़ेगा एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन क्या है। फिर क्योंकि वकील लोग तमाम तरह के सही और गलत सवाल पूछते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा 149150, देखना पड़ेगा 146 की ये ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर नहीं करते हैं तो आपको ऑब्जेक्शन करना होगा। होस्टाइल ऑफ विटनेसेस के बारे में अच्छी तरह समझना होगा, क्योंकि इनकी जरूरत आपकी रोज पड़ेगी, तो इनको इसीलिए मीन्स में 100 नंबर का इंटरव्यू। तो इनको क्यों आप इनके साथ रियायत बरतें पढ़ने में। तो ये समझ जाए बेटा, आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस फॉर प्रीलिम्स, ऐसे इनके तैयारी का। जहां तक ये या जीएस का प्रश्न है, ये हमारी कमजोरी, हमारे अल्लाह वाले बच्चों का ये कमजोर नस्ल। ये लोग और मामलों में बहुत अच्छे होंगे, लेकिन जीएस में इनको मजा नहीं आता। ऐसा है नहीं बेटा। सबसे सही तरीका हम बताएं। आप देखते हैं ना, कोई बैट्समैन जब होता है
लगातार 2 पारियों में 1 रन पे 0 पे आउट हो जाता है। फिर तीसरे मैच मुझसे खिलाया जाता है, तो क्या करता है, पहले कुछ देर वो पिच पर रुकता है, एकाध गेंद को इधर उधर 1-2 रन बनाता है, अब उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए। अपने को कॉन्फिडेंस में लाने के लिए कुछ थोड़ा गेन करना चाहिए। कुछ चीजें आपके लिए आसान भी हैं, जैसे जो पॉलिटी है, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको अच्छे से देखें। उल्लास से रिलेटेड है, आपको मजा भी आएगा। दूसरी चीज बेटा, जो नेशनल मूवमेंट है, वो 8 नंबर का सवाल आता है, तो उसमें 8 क्वेश्चन आएंगे, 8 नंबर के आएंगे। अब नेशनल मूवमेंट को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मजा भी आएगा, ऐसा नहीं कि मजा नहीं आएगा। नेशनल मूवमेंट को आप ध्यान दीजिएगा, खाली कांग्रेस कब बनी, 1885 में। इसके बाद पहली बार बवाल कब शुरू हुआ, 1905 में, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। और जब बंगाल का विभाजन हुआ तो स्वदेशी और क्या था उसका, एक स्वदेशी था और दूसरा बहिष्कार। ये चल यहीं से कुछ गर्मपंथी विचारधारा आने लगी। इसके बाद आप देखेंगे तो बेटा चलता रहा चलता रहा, लेकिन गांधी जी की एंट्री जब हो गई, उसके बाद गांधी जी के तीनों सत्याग्रह आपको देख लेंगे आप। चंपारण का है, अहमदाबाद का है, खेड़ा का है। फिर धीरे धीरे आपको मिल जाएगा कि जालियांवाला बाग कांड हुआ। अपने आप ही रोड अटैक आप समझ जाएंगे क्या, उसके साथ पढ़ना ही पड़ेगा। इसके बाद जब आप देखेंगे कि ये 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था, असहयोग, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये पढ़ेंगे। और जब पढ़ेंगे तो तिलक साहब याद आ जाएंगे, 1 अगस्त 1920 को वही मरे थे उसी दिन। जब 1922 में खत्म हुआ, खत्म क्या हुआ, इससे आप पहुंच जाएंगे गोरखपुर के चौरी चौरा में। और जब वहां पहुंच जाएंगे तो आपको मालूम होगा कि एक पार्टी बना दी पंडित मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने। कौन से पार्टी थे, स्वराज पार्टी। फिर धीरे धीरे बेटा और सारे आएंगे, सीडीएम आएगा, भारत छोड़ो आंदोलन आएगा, आपको मजा आएगा। 8 नंबर का। अब 8 नंबर का भारतीय इतिहास है, तो 16 नंबर का तो खाली हिस्ट्री है, और 8 नंबर का पॉलिटी है, तो 24 नंबर तो अपने खुद के बाकी जागृति है। नेशनल ये करंट इवेंट्स हैं, ये इलेक्शन हुआ है, कहाँ कहाँ हुआ है, किधर, ये सारी चीजें आप जानेंगे। साइंस के कुछ क्वेश्चन हैं जो वेल इस्टेब्लिश्ड हैं, वो आ जाएंगे। तो ये सब जो है, ये प्रीलिम्स की तैयारी के लिए इतना आप नोट कर लें, अच्छे से पढ़ें, गारंटी है कि सिलेक्शन होगा। और हाँ, हमारे वीडियो भी देखते रहें, ये भी एक हमारा वो है, इसको देखेंगे आपको फायदा होगा। ठीक है बेटा, अब अगले जब कभी वीडियो बनेगा इस सिलसिले में, तो मेंस के बारे में कैसे तैयारी करें वो हम बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बड़े धैर्यपूर्वक सुना इसे।